नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी विश्व के सबसे बड़े लेखक ने लिखी। नाम रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये कहानी काबुलीवाला, जिसे बहुत से देशों में, बहुत से कॉन्टिनेंट्स में सराहाया गया और उसकी अलग अलग कॉपीज़ अपने अपने भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पहली कहानी, काबुलीवाला का भाग पहला। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी पल भर बात करती, पल भर मुस्कुराती, लेकिन मुझे उसके बिना कभी रहा ही नहीं गया। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया। उसके बाद से जितनी देर तक सो पाती, उस समय का पल भी वो चुप नहीं रह पाती। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में, उसके ज़बान पर चलता ही रहता। उसकी माता बहुधा डांट फाट कर उसकी चलती हुई ज़ुबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा समझा नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रेरित होता है कि वो मुझसे अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। वो बातें करना चाहती है, वो खुलना चाहती थी, लेकिन शायद उसके माँ को ये पसंद नहीं था। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया। जैसे मैंने हाथ लगाया कि मिनी ने आकर कहना शुरू किया, बाबा, रामदयाल दरबान कल काक को काओ कहता है। वो कुछ भी नहीं जानता है ना बाबा। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबा, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबा, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक करता है, दिन रात बस बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देखकर झट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी। बाबूजी, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? उसके इस प्रश्न का उत्तर देना किसी भंवर में फंसने बराबर है। मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल। भोला, उसे आवाज दूं मैं? जा, भोला के साथ खेल। मुझे अभी काम है। मिनी ने कहा, मुझे नहीं जाना। तो मैंने कहा, मुझे अभी काम है, जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। तब उसने मेरी मेज के एक पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से चिल्ला कर कहा, अटकन बटकन दही चटाके, कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय का कांचनमाला को लेकर रात के गहरे अंधेरे में बंदिक रूप के उस ऊंचे ज़रोखे के नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे है और उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा।
सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छेड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मौली छोली लटकाए, हाथ में अंगूर की कुछ पिटरिया, एक लंबा तगड़ा सा काबुली धीमी सी चाल लेके सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए ये बताना असंभव है। उसे जोर से पुकारने में वो जुट गई। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डालो, सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसके और मुंह फेरा और आगे बढ़ने लगा। यों ही मिनी भय आकर भीतर भाग गई। उसका पहनावा ऐसा था कि मिनी डर गई। फिर आकर उसने मुझे देखा और झट से जाकर कहीं छुप गई। उसके छोटे से मन में वो अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैले कुचैले झोले के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती है। ये उसका अंधविश्वास था। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सोचा वास्तव में प्रताप सिंह और कांचनमाला की दशा अत्यंत संकटपन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदने का निर्णय अच्छा नहीं होगा। कुछ सौदा खरीद दिया। उसके बाद मैंने उससे इधर उधर की बातें करने लगी। खुद रहमत, रूस, अंग्रेज, सिम्मत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। आखिर मैं उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा से पूछा, बाबूजी आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी का मन व्यर्थ और भय से देखा। वो उसे देखकर दूर भीतर चली गई थी। मैंने उसे बुला लिया। वो मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह से देखकर खड़ी रही। वो बस उस काबुली वाला को दूर से देखती रही। काबुली ने झोली में किशमिश और खाबूनी निकाल कर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगने संदेह में मेरे घुटनों से लिपट गई। काबुली वाला उसे पहला परिचय इस तरह से करवाएगा, ये उसने भी नहीं सोचा था। लेकिन काबुली वाला से उसका परिचय इस प्रकार का था। इस घटना के कुछ दिन बाद एक सवेरे में किसी आवश्यक कार्यवाह बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बेटियां दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बात कर रही थी और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा था, मुस्कुराता हुआ इधर उधर के गप्पे मार रहा था, उन्हें ध्यान से सुन रहा है। बीच बीच में अपनी राय मिली। उन दोनों की बातें बीच बीच में मेल खाने लगी और वो इसी अंदाज में अपनी बातें बताते रहे और हंसते रहे। मिनी को अपने 5 वर्ष का जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला था। मिनी को झोली बादाम किस्मत से भरी हुई थी। मैंने काबुली से कहा, इसे ये सब क्यों दे रहे हो? अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दी।
उसने बिना किसी हिचक की अठन्नी लेकर अपने झोले में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए टाँट टपाट कर मिनी से पूछ रही थी, तू ये अठन्नी पाई कहाँ से लाई? बता मिनी, कहाँ से लाई ये अठन्नी? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। काबुली वाला से तूने अठन्नी ली? कैसे, बता? मिनी ने रोना का उपक्रम शुरू कर दिया। वो रोने लगी। मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप दे दी। मैंने जाकर मिनी के उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। पूछने पर मालूम हुआ कि इस दौरान मैं काबुली वाला रोज आता रहता। पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। ऐसा पता चला कि वो दोनों अब पक्के यार बन गए। काबुली वाला उसे कुछ कहानियाँ सुनाता, मिनी उसे बादाम और पिस्ता खाकर मज़े से सुनती रहती। देखा कि इस नए मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी की प्रचलित है। जैसे मेरी बेटियां रहमत को देखती है, हंसती हुई पूछती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ, बेटियां है मेरे झोले के अंदर। उसके परिहास का रहस्य क्या है, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है और जाड़े के प्रभात में एक सायनी और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उस दिन दोनों मित्रों में एक आद बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना चाहती? अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग कुछ नहीं पीढ़ी के होने के कारण इतनी सी बच्ची को ससुराल के विषय में ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वो स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर देना, बिना चुप रहने, उसका स्वभाव बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से पूछती थी, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक विचार गिरता। वो सोचता और वो अपने लिए जबरदस्त खुशा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मैंने ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुर्वस्था की कल्पना कर खूब हंसती। वो सोचती, अगर रहमत ससुराल जाएगा तो वो खुद ससुर को मारेगा। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसे समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं आया, शायद इसलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता, यानी मैं अपने घर में ही चीर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश के नाम आगे आते ही मेरा मन वहाँ उड़ान लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत पहाड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उत्साहपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखता हूँ तो एक प्रतुरपति और एक प्रकृति का प्राणी हूँ, जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यह कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज़ के सामने बैठकर काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत
दुश्मन का नाम कर लेता हूँ। मेरे सामने काबुली का पुत्र चित्र खींच रहा था। दोनों ओर उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लेदे हुए ऊँटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे सांप बांधे हुए सौदागर और रात्रि कुछ ऊंट की सवारी पर है। कुछ पैदल है, कुछ ऊंट की सवारी पर है। किन्हे के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के ज़माने में पुरानी बंदूक थामे हुए। बादलों की भयानक गर्जन के स्वार में कबूली लोग अपने मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहा है। कबूली और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मिनी भी कबूली को पसंद करने लगी थी। कबूली वाला अब हमारे लिए एक विदेशी से ज़्यादा एक अपना दोस्त लगने लगा था। कबूली वाला की ये कहानी हम भाग दूसरे में देखेंगे। दोस्तों, ये था कबूली वाला का भाग पहला। तो देखते हैं अगले एपिसोड में कबूली वाला और मिनी की दोस्ती का आगे क्या अंजाम होता है। वैसे आपको तो पता होगा कबूली वाला के झोले में क्या है, बेटिया या सच में बादाम और पिस्ता। तब तक के लिए सुनते रहिए creativeaudios.in पॉडकास्ट, जो अभी 7 प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सुनते रहिए creativeaudios.in। थैंक यू।